तो आज जो स्रोत हमारे पास आए हैं वो वैश्विक पटल पर काफी मतलब उथल-पुथल और उसके बीच संतुलन साधने की जो कोशिशें हैं उन पर फोकस करते लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। मध्य पूर्व के देखे कितने नाजुक हालात हैं, फिर संस्थागत सुधारों की बातें हैं और यहाँ तक कि कुछ व्यक्तिगत कहानियां भी काफी कुछ है इन दस्तावेजों में। सही कहा। तो आइए समझते हैं कि इन स्रोतों से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों को अगर एक साथ देखें ना तो एक पैटर्न सा दिखता है, चाहे वो देश हों या संस्थाएं हों या फिर व्यक्ति भी, सभी एक अनिश्चित दौर से गुजर रहे हैं और अपने अपने तरीके से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। तो शुरुआत करते हैं इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़े विश्लेषण से। एक रिपोर्ट में जैसे विस्तार से बताया गया है, 23 जून को अमेरिकी मध्यस्थता से एक युद्ध विराम तो हुआ तो है, हाँ। पर स्रोत इसे बेहद नाजुक बता रहे हैं और ईरान के सर्वोच्च नेता का वो बदला लेने वाला बयान और फिर संसद में IAEA के साथ सहयोग रोकने पर विचार, ये सब क्या संकेत है? देखिए, स्रोत इस बात पे काफी जोर दे रहे हैं कि ये युद्ध विराम जो है वो सतही ज्यादा लगता है। अच्छा। हाँ, पर्दे के पीछे खासकर अगर ईरान के अंदरूनी राजनीति और दबावों को देखें तो तनाव कम नहीं हुआ है। उनका विश्लेषण यही है कि परमाणु समझौते का भविष्य और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों ही सवालों के घेरे में है, शायद पहले से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ यूक्रेन का मुद्दा भी इन दस्तावेजों में काफी उभरा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की हेग में नाटो नेताओं से और सैन्य मदद मांग रहे हैं, खासकर वो जो हालिया रूसी हमले हुए जिनमें कई नागरिक मारे गए। स्रोत इस पर क्या खास बता रहे हैं? हाँ, कई लेख नाटो शिखर सम्मेलन के जो नतीजे हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि यूक्रेन और पूर्वी यूरोप के लिए रक्षा प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने पर सहमति तो बनी है, हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत पर इनका असर कितनी तेजी से दिखेगा, इस पर ना स्रोतों में थोड़ी मिलीजुली राय है। कुछ विश्लेषण इसे यूरोप अमेरिका रक्षा सहयोग में एक अहम मोड़ मानते हैं, पर कुछ सवाल भी उठाते हैं। अच्छा। अब जरा संस्थाओं की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN की 80वीं वर्षगांठ का जिक्र है जी। लेकिन साथ ही उसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल भी हैं और वो सुरक्षा परिषद के विस्तार जैसे ढांचागत सुधारों की मांगे भी तेज हो रही हैं। एक स्रोत में तो इसे पहचान का संकट तक कहा गया है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। स्रोत इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसी जो वैश्विक संस्थाएं हैं ना, उन पर बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने का भारी दबाव है। क्या वे आज की जो जटिल चुनौतियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय संघर्ष हो या जलवायु परिवर्तन, इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार हैं? ये सवाल इन दस्तावेजों में बार बार उठ रहा है। इसी अनुकूलन की चुनौती का एक और पहलू अर्थव्यवस्था में दिखता है। जैसे एक स्रोत में फोर्ड का उदाहरण दिया है। हाँ, वो फोर्ड वाला कंपनी अपने व्हाइट कॉलर कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 4 दिन ऑफिस आना अनिवार्य कर रही है। इसे सिर्फ कर्मचारी जुड़ाव से जोड़कर देखें या कुछ और है? नहीं, स्रोत इसे एक बड़ी कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी के हिस्से की तरह देख रहे हैं। मतलब महामारी के बाद जो काम का माहौल बदला ना, हाँ, उसमें उत्पादकता और नियंत्रण का एक संतुलन खोजने की कोशिश है ये। इसी बीच एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों में है वो है वैश्विक बाजारों की स्थिरता। हाँ, मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद। बिल्कुल। हालांकि अमेरिकी डॉलर पर दबाव दिखा, जिसका विश्लेषण व्यापार और फेड नीति संबंधी चिंताओं से जोड़ा गया है, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के संदर्भ में। और पर्यावरण के मोर्चे पे क्या हाल है? यहाँ तो स्रोत एक विरोधाभास दिखा रहे हैं। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश खूब बढ़ा है। पिछले साल सौर और पवन क्षमता करीब 18% बढ़ी, लेकिन साथ ही जीवाश्म ईंधन की मांग और CO2 उत्सर्जन वो भी रिकॉर्ड स्तर पर है। यही तो ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी पहेली है। जैसा कि हमें मिले रिसर्च पेपर्स में साफ बताया गया है, सिर्फ नई क्षमता जोड़ना काफी नहीं है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि जब तक जीवाश्म ईंधन की खपत में भारी कटौती नहीं होती, तब तक हमारे क्लाइमेट गोल्स तो दूर की कौड़ी ही रहेंगे। ये अनुकूलन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है एक्चुअली। इन बड़े वैश्विक और आर्थिक बदलावों के बीच कुछ व्यक्तिगत कहानियां भी थी इन दस्तावेजों में, अनुकूलन और सहन शक्ति की। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के फिल गोर, जिन्होंने 5 दिन में 800 किलोमीटर दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मतलब 6.7 किलोमीटर सर्किट के 119 चक्कर। अविश्वसनीय है ये तो। बिल्कुल। और वो भारतीय यात्री की कहानी भी बहुत मार्मिक है, जो ईरान इजराइल संघर्ष के बीच 12 दिन फंसा रहा। हाँ। और फिर स्थानीय लोगों की मदद से 23 जून को सुरक्षित घर लौटा। ये कहानियां, जैसा कि स्रोतों में भी दिखाया गया है, ये दर्शाती हैं कि बड़े संकटों के बीच भी मानवीय भावना और दयालुता कैसे रास्ता निकाली लेती है। तो इन सारे स्रोतों से गुजरने के बाद
एक तस्वीर जो उभरती है वो है नाजुक शांति समझौते, संस्थागत चुनौतियां, बदलते आर्थिक मॉडल, ऊर्जा का वो अजीब सा विरोधाभास और इन सब के बीच जूझता हुआ, टिकता हुआ इंसान। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, ये सारी कहानियां, चाहे वो युद्ध विराम हो या यूएन का सुधार, फोर्ड के पॉलिसी हो या ऊर्जा का विरोधाभास, और यहाँ तक कि वो व्यक्तिगत संघर्ष की कहानियां, हाँ, ये सब कहीं ना कहीं अनिश्चितता से निपटने और अनुकूलन, मतलब एडेप्टेशन की जरूरत को ही तो दर्शाती हैं। सही है। इन स्रोतों को पढ़ने के बाद ये सवाल मन में आता है कि आज के दौर में, चाहे वो किसी देश के लिए हो, किसी संस्था के लिए या हमारे ऊर्जा संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए हो, एक प्रभावी अनुकूलन रणनीति आखिर दिखती कैसी है? इस पर शायद और सोचने की जरूरत है।